जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है कि हमारा एनसीसी के जो बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए मॉडल पेपर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी। मतलब क्या हुआ कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, रिक्त स्थान भरो, यानी कि खाली स्थान हमको भरने हैं। और खाली स्थान में सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का जो क्षरण होता है यानी कि ह्रास होता है वो किसके कारण होता है? इन दो रूपों डैश और डैश में होता है। तो संसाधन रिक्तीकरण और संसाधन ह्रास। ठीक है, संसाधन रिक्तीकरण यहाँ पे आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि एक तो संसाधन है जो कम हो जाते हैं, या फिर कोई संसाधन है वे खराब हो जाते हैं। इस तरीके से पर्यावरण का क्या होता है? क्षरण होता है, मतलब पर्यावरण का को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, वृक्षों की बड़ी पैमाने पर कटाई को क्या कहते हैं? तो जब वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई की जाती है तो उसको बोलते हैं वन अपरोपण। क्या बोलते हैं? वन अपरोपण बोला जाता है। जब वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? वन अपरोपण बोला जाता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसी को तो हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लें कि ग्लोबल वार्मिंग को परिभाषित करो, ग्लोबल वार्मिंग को परिभाषित करो, तो हम लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। क्लियर है ये वाली बात? आज की जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना उसे तो डिस्कस करते ही हैं, उससे साथ रिलेटेड जो वीडियोस में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप वीडियोस में जो हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ, एनसीसी के जो नोट्स, वे नोट्स जिनको पढ़ के ऑलरेडी बहुत सारे एनसीसी के कैडेट अपने बी और सी सर्टिफिकेट में एग्जाम में ए ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो। नेक्स्ट हमारा क्या है कि यदि वर्षा के जल में सामान्य से अधिक अम्लता हो, अम्लता मतलब एसिड हो, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? तो इसे अम्लीय वर्षा बोला जाता है या अम्ल वर्षा बोला जाता है। इंग्लिश में इसे हम एसिडिक रेन बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? एसिडिक रेन, एसिडिक रेन बोल देते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के विकिरण की पराबैंगनी किरणें समताप मंडल में मौजूद डैश द्वारा छनकर आती हैं। तो ओजोन परत द्वारा छनकर आती हैं। और ओजोन को हम O3 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? O3 से दर्शाते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए कि ओजोन को हम O3 से दर्शाते हैं, जैसे ऑक्सीजन को हम O2 से दर्शाते हैं ना, उसी तरीके से ओजोन को हम O3 से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, डैश माइक्रोन्स से अधिक मोटे पॉलिथीन बैग भारत में प्रतिबंधित हैं। तो अगर 20 माइक्रोन्स, माइक्रोन्स यूनिट होती है पॉलिथीन की, तो अगर 20 माइक्रोन से अधिक मोटा पॉलिथीन है तो वो बैग में यहाँ पे भारत में प्रतिबंधित है। क्यों प्रतिबंधित है? क्योंकि इससे ज्यादा मोटा अगर पॉलिथीन होगा तो वो बिल्कुल ही नहीं गलेगा कई सालों तक, तो इसीलिए ये प्रतिबंधित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कहूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के आपके एग्जाम में पूरे पूरे चांस है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन से वाला? कि एनसीसी कैडेट्स द्वारा पर्यावरण के बचाव हेतु की जाने वाली कोई 5 गतिविधियां लिखो। तो कोई 5 गतिविधियां क्या होगी? तालाबों, नदी के किनारों तथा समुद्र तटों की सफाई करना, जो हम करते रहते हैं नॉर्मली। पर्यावरण संबंधी खतरों पर जागृति रैली निकालना, यानी कि लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना पर्यावरण के अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे तो उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों एवं मोहल्लों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाना, ताकि साफ सफाई जो है वो बरकरार रहे, साफ सफाई बनती रहे। जन जागृति के लिए मानव श्रृंखला बनाना तथा नुक्कड़ नाटक करना और वृक्षारोपण अभियान चलाना। अगर ये सारी की सारी चीजें हम करते हैं तो इस तरीके से एनसीसी के कैडेट पर्यावरण के बचाव हेतु कुछ गतिविधियां जो है वो करते रहते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी गतिविधि है जो आपने की है, आपने कोई कैंप लगाया, आपने एड्स के प्रति जागरूकता फैलाई है, कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाई है, या फिर कोरोना के अंदर सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए, कुछ भी ऐसा किया है, तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशलाइज सब्जेक्ट।
स्पेशलाइज सब्जेक्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सशस्त्र बल यानी कि डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे देखो, बड़े ही ध्यान से आपको देखना है, बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 3 समान रैंक लिखनी है। यहाँ पे लिखना है कि आर्मी के अंदर जो कर्नल रैंक होती है, नौसेना के अंदर कैप्टन और वायुसेना के अंदर ग्रुप कैप्टन के बराबर होती है। थल सेना में जनरल होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नौसेना के अंदर एडमिरल होते हैं और वायुसेना के अंदर एयर चीफ मार्शल होते हैं। अभी आपको ये बात आपको पक्के से पक्का कमेंट बॉक्स में लिखनी है और हर एक बच्चे को लिखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में आप ये क्वेश्चन गलत न करें। तो अभी के अभी लिखो कि इस समय के ऊपर थल सेना के हमारे चीफ कौन है, यानी कि इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, रैंक के साथ जनरल, आगे नाम। नौसेना के चीफ कौन है और वायुसेना के चीफ कौन है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रैंक क्या होती है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रैंक होती है जनरल, चीफ ऑफ नेवी की रैंक होती है एडमिरल और चीफ ऑफ एयर की रैंक जो होती है वो होती है एयर चीफ मार्शल। क्लियर है ये वाली बात? तीनों के नाम लिखने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। इसके साथ आपको यह भी लिखना है कि इस समय पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, इस समय पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है। जो भी बिल्कुल सही जवाब देगा उसके कमेंट को पहले नंबर पे पिन किया जाएगा और उसको हर्ट भी दिया जाएगा। आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, डिफेंस मिनिस्टर। आगे बढ़ो भाई। थल सेना के 3 लड़ाकू अंक कौन से? अच्छा ये रह गया हमारा। ये यहाँ पे क्या है कि इक्विवेलेंट रैंक हमको लिखनी है कि अगर आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल है तो नौसेना के अंदर कमांडर रैंक होती है और वायुसेना के अंदर विंग कमांडर रैंक होती है। ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट होते हैं। थल सेना के 3 लड़ाकू अंग कौन से हैं? तो थल सेना के जो 3 लड़ाकू अंग होते हैं, इन्फेंट्री कोर, आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। इन्फेंट्री, आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। इन्फेंट्री हम पैदल सेना को बोलते हैं भाई। इन्फेंट्री को हिंदी में क्या बोला जाता है? इन्फेंट्री को हिंदी में बोला जाता है पैदल सेना, पैदल सेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे थल सेना की कुछ सहायक सेवाओं के नाम लिखो। थल सेना आर्मी है, आर्मी की कुछ जो हेल्प करने वाली जो सहायक सेवाएं होती है उनको हमको यहाँ पे नाम लिखने हैं। नाम लिखने से भी जो इंपॉर्टेंट जो आप यहाँ पे चीजें सीखोगे ना, वो सीखोगे आप फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाती है और इन्हीं फुल फॉर्म में से बहुत सारी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आई हुई हैं और आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको इनके नाम तो याद करने ही है, उसके साथ साथ में बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए, उसके साथ साथ में आपको यहाँ पे टोटल 12 फुल फॉर्म सीखने को मिलेंगी, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहला यहाँ पे ईएमई। ईएमई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे एएससी। एएससी की फुल फॉर्म होती है आर्मी सर्विस कोर। एएमसी की फुल फॉर्म होती है आर्मी मेडिकल कोर। आरवीसी की फुल फॉर्म होती है रिमाउंट्स एंड वेटनरी कोर। एनसीसी में भी होते हैं आरवीसी वाले, आपको पता होगा, पीएम रैली अगर आपने देखी है, ठीक है, तो उसके अंदर जो घोड़े पर आते हैं, ठीक है, जो घुड़सवारी करते हैं एनसीसी के कैडेट, वो आरवी एंड सी के अंदर आते हैं, यानी कि रिमाउंट एंड वेटनरी कोर से होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एओसी। एओसी स्टैंड्स फॉर आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। एईसी आर्मी एजुकेशन कोर। ए और सी आखिरी में आया है बहुत सारों में, तो आपको क्या लिखना है? पहले वाले पे आर्मी लिखना है, लास्ट वाले पे कोर लिखना है। देखो, सर्विस कोर, मेडिकल कोर, ऑर्डिनेंस कोर, एजुकेशन कोर। आईसी इंटेलिजेंस कोर। सीएमपी, सीएमपी हमारी क्या होती है? आर्मी की पुलिस होती है, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। जेएजी, जैग की तो एंट्री भी आती है, जैसे आपकी बहुत सारी एंट्री आती है ना, सीडीएस एंट्री, एनडीए एंट्री, 10+2 टेक एंट्री, नेवी टेक एंट्री, ठीक है, उसी तरीके से जैग एंट्री भी होती है जो वकीलों के लिए होती है। उसमें क्या है? जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, ये भी एक आर्मी में एंट्री होती है। नेक्स्ट है एपीटीसी, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर। नेक्स्ट है यहाँ पे पीसी। पीसी का मतलब पाइनियर कोर, या फिर एक पीसी का मतलब परमानेंट कमीशन भी होता है। पीसी का मतलब परमानेंट कमीशन भी होता है, परमानेंट कमीशन। तो इस तरीके से ये भी आप फुल फॉर्म लिख के आ सकते हैं, दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है, एक एसएससी होता है, एसएससी की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया कि आर्मी में कितने प्रकार के कमीशन होते हैं, तो 2 प्रकार के कमीशन होते हैं, एक परमानेंट कमीशन होता है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे
डीएससी डिफेंस सर्विसेज कोर, डीएससी की फुल फॉर्म होती है डिफेंस सर्विसेज कोर। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो हेल्प करने वाले जो हमारे ऑर्गन होते हैं आर्मी के, तो उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे। सहायक सेवाएं थल सेना के लिए जिनकी हमने यहाँ पे बात की, इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी पीडीएफ मैं बता देता हूँ। वैसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाएं, टेलीग्राम पे सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। वहां पे आपको एनसीसी के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक, एनसीसी की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, उसके अलावा जो एनसीसी के नोट्स हैं जिनको पढ़ के ऑलरेडी बहुत सारे एनसीसी के कैडेट ए ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं, वे नोट्स आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। एनसीसी के क्विज वहां पे चलते रहते हैं, तो वहां से आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ये तो बिल्कुल कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल को तो आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें अगर आप आपके एग्जाम के अंदर अच्छी ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सेम चैनल का जो नाम है ना वही नाम है, प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी सर्च करें इंस्टाग्राम पे, वहां पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे है मानचित्र अध्ययन। ठीक है, तो हमने इस क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 45 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाई दे रही होगी। इस वीडियो पे डायरेक्टली क्लिक करके आप डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 46 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उससे आगे डिस्कस करेंगे, और इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच।